स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी के जीके जीएस की क्लास में बहुत ही शानदार मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो बेटा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी आपके लिए। कोई भी पेपर हो, एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएल हो, जीडी हो, कोई भी ऐसा पेपर जो एसएससी के अंदर आता है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है बेटा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? रतवाई भारत की जनजातियों से संबंधित एक नृत्य के रूप में है। नंबर 1 आपको ऑप्शन देखा, खासी, मेवाती, जतापूस एंड भील। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है बेटा, मेवाती। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। ये क्या है बेटा? ये मेवात जो ये रतवाई एक क्या है ये बेटा, ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध एक डांस है, ये नृत्य है। ठीक है बेटा, ये इसमें क्या होता है भाई, बरसात के मौसम में जो जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है, बरसात का, बारिश का मौसम जो होता है, उस टाइम क्या करते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं बेटा। ये ठीक है बच्चा, ये कब किया जाता है ये नृत्य? ये हमेशा बरसात का मौसम आपको पता है ये क्या होता है, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अगस्त के महीने में इसमें क्या होता है, लड़का मतलब आदमी और महिला दोनों मिलके क्या करते हैं, इस डांस को करते हैं बेटा। ये मेवात का, ठीक है, मेवात का, ठीक है, कहाँ का है ये? मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, रतवाई जो होता है ये एक नृत्य है बच्चा। ठीक है, और थोड़ा सा बता देती हूँ ये नृत्य कहाँ कहाँ पे होता है, इतना भी बता देती हूँ। ये बेटा गुड़गांव क्षेत्र के नूहा और फिरोजपुर का क्या बेटा, जिरका का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है बच्चा, आपसे पूछे कि ये कहाँ का फेमस नृत्य है? एक गुड़गांव का नूहा जिला, फिरोजपुर का जिरका जिला का लोकप्रिय नृत्य है बच्चा। ठीक है बेटा, इतना आपसे किस भी क्वेश्चन पूछ लेते घुमा के तो आपको आंसर सबके पता होने चाहिए। कब किया जाता है ये नृत्य? बरसात में किया जाता है, जुलाई अगस्त के महीने। इसमें क्या, लड़का, महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है बच्चे, और मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? फ्रांसी ने, पुर्तगाली ने, अंग्रेज ने या डच ने? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2 है, पुर्तगाली ने। ठीक है बेटा, पुर्तगाली ने बनाया था। थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ बेटा। ये कहाँ पे स्थित है? ये कोची में स्थित है, भारत के कोची में स्थित है। इस किले का नाम क्या है वो बता देती हूँ, फोर्ट इमैनुअल। ठीक है बेटा, इस किले का नाम क्या है? फोर्ट इमैनुअल। और ये किसने बनाया था ये भी बता देती हूँ मैं आपको। आपसे पूछ लिया जाए कि इस किले का क्या नाम था, फोर्ट इमैनुअल, और किसने बनाया था बेटा? आफोसो डी, ठीक है, अल्बुकर्क ने बनाया था। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किला बनाया था, तो आफोसो डी अल्बुकर्क ने बनाया था। और इसका नाम क्या था? फोर्ट इमैनुअल इसका नाम था। कहाँ पे स्थित है ये? भारत के कोची में स्थित है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, सौमंडल, माध्यमंडल या आर्यमंडल? इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, माध्यमंडल। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये बेटा पृथ्वी की सतह से ऊपर है, लगभग कितनी? 50 और 80 किलोमीटर।
मतलब ये पृथ्वी से कितने लगभग कितनी 50 और 80 किलोमीटर ऊपर है, ऊपर, ठीक है, सतह के ऊपर से। ठीक है बेटा, अब इसका मैं बताती हूँ, इसका औसत तापमान पता है कितना रहता है? औसत तापमान इसका -85 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितना ठंडा रहता होगा। -85 डिग्री, वो भी माइनस में, माइनस मतलब ऋणात्मक में बेटा। तो आप देख सकते हो कि वो कितना ठंडा रहता होगा वो। ठीक है बच्चा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में, 1992 में, 1982 में, क्या 1996 में? ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1973 में। ठीक है बेटा, ये क्या है यहाँ पे? सेव इंडिया टाइगर, मतलब क्या था? सेव इंडियन टाइगर, मतलब रक्षा, इन भारत की जो बाघ है उनकी रक्षा करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया था बेटा। कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1973 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है बेटा, ये क्या था? ये जो था ये 1972 के संरक्षण अधिनियम पे भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण का कार्यक्रम किया था। 1972 में बेटा संरक्षण अधिनियम जो था, 1972 का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने बाघ के संरक्षण के कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 में हुई थी, जहाँ पे कि सेव इंडिया टाइगर्स को, आपको पता है जो बाघ है, टाइगर है, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है बेटा, तो आपको उस टाइम क्या था बेटा, जब देश आज़ाद था उस टाइम के बाद 2000 समथिंग बाघ हमारे इंडिया में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो घट के 1000 मतलब 20,000 से ऊपर थे, 1020 की ज़्यादा 2000 से ऊपर थे, जो घट के 1000 से भी कम रह गए थे, जिसके कारण ये किया गया था कि इंडिया के टाइगर को आपने क्या करना, सुरक्षित करना है। इससे क्या कमी का रीज़न क्या था? लोग शिकार कर रहे थे, उनकी खाल को निकाल रहे थे, अपने फ़ायदे के लिए मार्केट में चीज़ें बेच रहे थे, जिसके कारण बाघ की संख्या बहुत कम हो गई थी, जिसके उस उपरांत इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की थी कि सेफ इंडियन टाइगर की 1972 में। ठीक है बेटा, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा था? पुरापाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, या कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 3 है, नव पाषाण युग में। इसमें बेटा इन्होंने क्या क्या किया था? आग की खोज की थी, इन्होंने इसमें खेती करना शुरू की थी, शिकार करना, इसमें क्या क्या किया था इन्होंने? जो खेती शुरू की थी, शिकार करना शुरू कर दिया था बेटा, खाद्य संग्रह शुरू कर दिया था। खाद्य संग्रह मतलब क्या होता है बेटा? भोजन को इकट्ठा करना। ठीक है बेटा, मछली शिकार करना, पशुपालन करना शुरू कर दिया था इन्होंने, और साथ में मछली का शिकार करना भी शुरू कर दिया था, जो नवपाषाण युग में के लोगों ने किया था बेटा। ठीक है बच्चा, इस युग में ही इन्होंने मानव ने भोजन का संग्रह करना शुरू कर दिया था। ठीक है बेटा, संग्रह मतलब उनको इकट्ठा करके रखना। ठीक है, इस युग में उन्होंने क्या क्या किया था मैंने बता दिया। खेती करना शुरू की थी इस युग में, शिकार करना शुरू कर दिया था, खाद्य संग्रह करना भी शुरू किया था, मछली का शिकार करना शुरू किया था, और साथ में बेटा इन्होंने पशुपालन भी शुरू किया था। उसके बाद बेटा 2 युग थे, एक था कांस्य युग में इन्होंने क्या किया था बेटा? खेती की थी और पशुपालन किया था, खेती और पशुपालन। ये बेटा इसके अंदर 2 युग थे। और लोहा युग में इन्होंने क्या किया था बेटा? हस्तकला यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हस्तकला की थी और व्यापार करना शुरू किया था बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद तो 2 युग थे, एक कांस्य युग थे जिसमें इन्होंने खेती करना, पशुपालन करना, और उसके बाद जो लोहा युग थे उसमें हस्तकला करना और क्या किया था बेटा? व्यापार करना शुरू किया था। ठीक है बच्चा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। आपको पता है ग्रीन गैस में सल्फर डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की पड़ती है, मीथेन की, लेकिन आर्गन गैस की जरूरत नहीं होती। तो इसका आर्गन नहीं बेटा, गलत हो गया, मीथेन की जरूरत नहीं होती, मीथेन।
ओजोन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, सल्फर डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। लेकिन मीथेन एक ऐसी गैस है बेटा जो ग्रीन हाउस में गैस नहीं, एक ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ ग्रीन हाउस गैस के अंदर कौन कौन सी गैस होती है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा क्या होता है, मीथेन होती है। ठीक है, मीथेन। बेटा थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत बोला इसमें। इसमें क्या पूछा था कि कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन है। क्योंकि क्या होता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं होती, ऑक्सीजन भी नहीं होती, आर्गन भी नहीं होती है। एक मीथेन एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। थोड़ा सा गलत बोल देता है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। कभी कभी गलत बोला जा सकता है, बोल दिया जाता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा परफेक्ट बोल देते हैं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रीन गैस के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन होती है जिसको हम बोलते हैं CH4। ठीक है, CH4। और कौन सी गैस होती है बेटा इसके अंदर, जल वाष्प होता है, मतलब पानी को बोल रहे हो, जल वाष्प H2O। और कौन सी होती है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, N2O। ठीक है बेटा, ओजोन जिसको हम बोलते हैं O3। और तीसरी है बेटा CFC जिसको बेटा हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे जगह है शायद, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये गैसें ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। यदि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास आ जाए तो आपको पता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, जल वाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजोन O3, CFC मतलब कार्बन। ये गैसें इनके अंदर होती है बच्चा। ठीक है, इसके अलावा और कोई गैस नहीं होती है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कनोपनिषद किससे संबंधित है बेटा, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अर्थवेद से। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, सामवेद से। ये क्या है बेटा, ये एक उपनिषद है। ये एक क्या है बेटा, उपनिषद है। किसके अंतर, किस शाखा के अंतर्गत है बेटा, ये सामवेदीय शाखा के अंतर्गत एक क्या है बेटा, उपनिषद है। ये निषद है। ठीक है बच्चा, यह किस भाषा में है, संस्कृत में। आपको पता है कि पहले जितने भी उपन्यास जो भी लिखे गए हैं वो हमेशा संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसको बता, इसके रचयिता कौन है। माना जाता है कि जो वैदिक काल के जो ऋषि थे उनको इसका रचयिता माना जाता है। लेकिन कहा जाता है जो बहुत से वेदों का वेद व्यास ने लिखा था, तो माना जाता है कि शायद ये वेद व्यास ने का उपनिषद हो सकता है। तो माना जाता है, क्योंकि बेटा कहा जाता है कि वैसे तो कहा जाता है कि वैदिक काल के जो ऋषियों ने इसको लिखा होगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वेद जो थे वेद व्यास जी ने लिखे थे, तो कहा जाता है शायद ये भी उन्होंने ना लिखा हो। तो इसकी कोई पुष्टि नहीं है पूरी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भरती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। पंछी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। नंबर 1, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ये चीज़ तो पहले ही पता है बेटा कि कभी भी उनके पंखों से तो कभी उसके कान ढके हुए तो होते भी नहीं, वैसे कान दिखते भी नहीं इनके, वैसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, उड़ सकते हैं
ये तो कोई ऑप्शन, ठीक है। पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पंछियों की आंख छोटी होती है। इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 है। पंछियों की जो आंखें की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती। थोड़ा सा इनके बारे में समझाती हूँ बेटा। जो इनकी आंखें होती है ना बिल्कुल स्थिर होती है। जो मनुष्य के अकॉर्डिंग आप हमारी 2 आंखें दे रखी है, उनकी भी 2 आंखें होती है पंछियों की, लेकिन क्या होती है उनकी आंखें बेटा स्थिर रहती है, एक ही जगह स्थिर रहती है। लेकिन हमारी जो 2 आंखें होती है, हमारी जो आंखें होती है हम तो कहीं भी घुमा सकते हैं, नजरें कहीं भी टिका सकते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा पंछियों की आंखें, जो उनकी आंखें होती है उनके सर के दोनों किनारों के पर टिकी होती है। जो बेटा उनकी पंछियों की जो आंखें होती है ना, आपने देखा जो उनकी आंखें होती है ना उनके सर के दोनों किनारों पर टिकी होती है, ठीक है। अब वो कैसे देखते हैं मैं आपको उसको समझाती हूँ। हम मनुष्य हैं, हमारे क्या होते हैं 2 आंखें होती है जिनको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन वो घुमा नहीं सकते, वो स्थिर रखते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, वो अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जिससे कि वो अपने जो दोनों आँखों से कोई चीज़ को देखते हैं उसकी प्रचित छाया अपनी आँखों में बना के अपने मस्तिष्क में करके वो उसकी दूरी और उसकी छाया को करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। ये इसका करेक्ट आंसर था कि वो किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि ये वो गर्दन बार बार हिलाते हैं, उससे क्या होता है वो एक आँख से एक जगह देखते हैं, दूसरी आँख से दूसरी वहाँ पे देखते हैं। उससे जो उनकी जो एक आँख से एक वो बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं अपनी आँखों में कि कितनी दूरी पे कोई है, कि कैसा है, वो इस चीज़ से बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेटा उनकी पंछियों की जो आँखें होती है, आपने देखा होगा जो उनकी आँखें जो है वो सिर के दोनों किनारों के पर टिकी होती है। दोनों किनारों एक किनारे पर होती है, एक दूसरे किनारों पर टिकी होती है। जो उनकी आँख सर के देखा होगा आपने, तो वो इसलिए वो हिला देख नहीं सकते, तो वो ऐसे देखते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुर्शिद कुली खान के नवाब थे लखनऊ के, हैदराबाद के, अवध के या बंगाल के। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन डी है। इन्होंने खुद को ही नवाब बना दिया था बंगाल का। इन्होंने मतलब किसी ने इनको नवाब नहीं बनाया था, इन्होंने खुद को ही बना दिया था नवाब बंगाल का, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया था, जो इनकी राजधानी थी ना ढाका को बदल के इन्होंने क्या कर दिया था, मुर्शिदाबाद में परिवर्तित कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया था इन्होंने क्या कर दिया, राजधानी जो ढाका थी ना वहाँ की बंगाल की, उन्होंने क्या किया उसको ही स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद कर दी। और इनको बेटा मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मोहम्मद आसादी को हादी को किस नाम को बोला जाता है, तो आपको मुर्शिद कुली खान को मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे कभी ये भी पूछ लिया जाए कि मोहम्मद हादी कहाँ के नवाब थे, तो बंगाल ही आएगा। और उन्होंने कौन सी राजधानी को बदल के बना दी, तो ढाका को क्या करता, मुर्शिदाबाद में परिवर्तित कर दिया था उन्होंने बेटा, ठीक है बच्चा। और इनका ये नवाब कब तक रहे थे, ये 1717 से लेके 1727 तक सेवा की थी इन्होंने, यहाँ तक ये रहे थे बेटा, ठीक है बेटा, 10 साल पूरे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई जना ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन नामक पुस्तक किस निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है बेटा, ठीक है बेटा। आई थिंक ये काफ़ी धुंधली दिख रही होगी, लेकिन आप मेरी सुने और क्या मैंने बोला है, ये बेटा माई जना ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। अटल बिहारी वाजपेयी की, JPA अब्दुल कलाम की, लाल कृष्ण आडवाणी की, प्रतिभा पाटिल की। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, JP अब्दुल कलाम। थोड़ा सा पहले इनके बारे में बता देती हूँ। आपको पता है ये 11वें राष्ट्रपति थे हमारे,
ये 11वें राष्ट्रपति थे। ये कब बने थे राष्ट्रपति बेटा? ये राष्ट्रपति बने थे 2002 से लेके 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था वो भी बता देती हूँ मैं। इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम ये इनका पूरा नाम था। और ये भारतीय एरोस्टेटस वैज्ञानिक थे। क्या थे बेटा? एक क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा और बता देती हूँ इनके बारे में बता देती हूँ। जो ये अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, प्रतिभा पाटिल जी है। थोड़ा सा इस मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अपने नेक्स्ट पेज में इनके बारे में बता देती हूँ। थोड़ा सा नंबर पहला बता देती हूँ बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बता देती हूँ। ये बेटा 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, कब कब बने? इन्होंने 1996 में 13 दिन के लिए बने थे। 1996 में सिर्फ 13 दिन के कार्यकाल इनमें ये प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार ये 1998 और 1999 के बीच में भी ये कितने दिन के? 13 दिन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और उसके बाद ये 1999 से लेके 2004 में ये पूरे 4 साल के लिए पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बने थे बेटा। ठीक है, तो ये आपको पता है ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2 बार 13 दिन के लिए बने थे और 1 बार ये पूरे 4 साल के लिए बने थे। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या था बेटा? प्रतिभा सिंह पाटिल जी के बारे में बता देती हूँ। प्रतिभा सिंह पाटिल जी आपको पता है ये 12वीं राष्ट्रपति थी। ये बेटा ये 12वीं राष्ट्रपति थी। मतलब अब्दुल कलाम जी के बाद जो राष्ट्रपति बनी थी ये प्रतिभा सिंह पाटिल जी बनी थी। आपको पता है ये भारत की पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी है बेटा। अब तो आपको पता है नई जो बनी है तो दूसरी बनी है बेटा। ठीक है, ये जो थी ये कांग्रेस की महिलाएं थी। ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी बेटा ये। ठीक है, और आपको पता है ये बनी थी 2007 से लेके 2012 तक। ठीक है, 2007 से लेके 2012 तक, क्योंकि 2002 से लेकर 2007 तक तो अब्दुल कलाम जी रहे थे। फिर उसके बाद जो भारत की आपसे ये भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा सिंह पाटिल जी बने थे बेटा। कौन सी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थी? वो 12वीं राष्ट्रपति थी। और कब तक बनी थी बेटा? 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, और क्या था बेटा? और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में था। वो बेटा क्या थे? वो 2002 से लेके 2004 तक 7वें क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बने थे बेटा। ठीक है बच्चा, ये बेटा ये 2002 से 2004 तक 2 साल के लिए ये क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको सारे इनके बारे में बता दिया। एक सेकेंड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बता दिया, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके। प्रतिभा सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति थी। अब्दुल कलाम जी के बाद राष्ट्रपति बनी थी, 12वीं राष्ट्रपति थी भारत की। लाल कृष्ण आडवाणी ये 7वें उप प्रधानमंत्री थे बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे कि वीडियो और बच्चों तक पहुँच सके। यदि बेटा आपको वीडियो अच्छी ना, मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगती आपको, तो मैं अपने उस पर सुधार ला के और अच्छी वीडियो आपको कर सकूँ। ठीक है बेटा, मेरा मकसद हमेशा आपको पता है मैं डेली सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करवाती हूँ कि मेरा मकसद है कम करो लेकिन इतना करो कि जितना कि आप उसको आपसे मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद भी कोई पूछे तो आपको क्वेश्चंस याद हो। ये नहीं होता कि बेटा एक दिन में आप 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मैं 25 क्वेश्चन भी करा दूँ। क्या 25 क्वेश्चन याद कर सकते हो? नहीं, कम करो लेकिन इतना करो कि जिसको आपको कभी पूछे कोई क्वेश्चन तो आपको लर्न रहे। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ जरूर बोलती हूँ कि जीके जीएस की क्लास अटेंड करने पर कॉपी पेंसिल लेके हमेशा ही बैठना, जिससे क्या होता है कि आपको जो नोट्स एक्स्ट्रा लिखवाए जाते हैं वो आप अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
आने वाला हो, अभी तो शायद अभी तो जो बेटा आने वाला है CHL का आने वाला है, तो आपके उसके लिए वीडियो के लिए आप बार बार वीडियो किस किस के देखोगे बेटा। तो आपने चलो ठीक है डाउनलोड कर रखी हो तो वो तो आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन कभी कभी होता है कि नोट्स बने हुए होते तो ईजिली आप कॉपी से पढ़ सकते हो बेटा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग और आप मेरे चैनल फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। जो बगल में घंटी का चिन्ह है बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे क्या होता है मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब के लिए गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे नए सेक्शन के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब के लिए बेटा गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।